हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर जो आपके पास आ रहा है बेटा, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर जो आपके पास आ रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर आपके पास बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है, पर थोड़ा सा लंबा जरूर रहेगा। वन ऑफ द आपके बिग चैप्टर्स में से एक रहता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बट देयर आर फ्यू कंसेप्ट जो हम अपने पास कुछ इनिशियल डेज में सीखेंगे और वही आपके पास जो है पूरे चैप्टर के अंदर आपका सेम चलते रहेंगे। नाउ व्हेनेवर वी यूज द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम बेटा क्या क्या चीजें कवर करते हैं। वी जनरली यूज आपके पास क्या क्या बोलते हैं, एक हम अपने पास बोल देते हैं, यहाँ पे चार चीजें हम अपने पास जनरली कवर करते हैं। वन इज योर बैलेंस शीट, एक आपके पास आता है पीएनएल, एक आपके पास हो गया बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक हम बोल देते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है ना। सो यहां पर आपके पास जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट में सीएफएस करके बोल देते हैं। वैसे तो इस चैप्टर का नाम भी शॉर्ट में सीएफएस करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है ना, वो सेम ही आपका सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप ग्रुप 1 में जो करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट में उसे भी सीएफएस बोल देते हैं, इस वाले को हम सीएफएस करके अपना यूज कर लेते हैं। नो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास ये चार है। अब हमने इनकी क्या करनी है, कंसोलिडेशन करनी है। पर कहता है कि कंसोलिडेशन आपके पास तब होगी जब आपके पास जो कंपनीज है उनके बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है। किस चीज का रिलेशनशिप आ रहा है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ रहा है। नाउ अगली चीज आगे की होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप आ कैसे रहा है। सो देयर इज अ होल्डिंग कंपनी एंड देन देयर इज अ सब्सिडरी कंपनी। सो लेट से दैट इज एक्स लिमिटेड है कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी है कौन सी, वाई लिमिटेड। सो ये दोनों कंपनीज के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप कब आएगा। सो व्हेन वी स्टडी द कंपनीज एक्ट, वो आप क्या बोलता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही होगी, जब दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो वो आपके पास कंट्रोल जो है वो यहां पे दो तरीके से आ सकता है। जब आपके पास 50% से ज्यादा क्या है, वोटिंग पावर, 50% से ज्यादा क्या है, वोटिंग पावर, या हम बोल देते हैं पावर टू कंपोज बीओडी। पावर टू कंपोज बीओडी दैट इज द गवर्निंग बॉडी, उसे गवर्निंग बॉडी बोला जाता है, दैट इज द बीओडी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब आप वो डेफिनेशंस पढ़ते हैं अपने होल्डिंग कंपनी की, सब्सिडरी कंपनी की, आपके अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन में आपके पास दे रखी है वो। सो वहां पर आपके पास जो है होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनेगा कब, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। और जब कंट्रोल कर रही है तो हमने क्या बोला, कंट्रोल दो तरीके से आ सकता है, या तो आपके पास दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा क्या है, वोटिंग पावर है, या आपके पास बेसिकली क्या है, पावर टू कंपोज बीओडी है। अब वोटिंग पावर के अंदर हम जो अपने पास यहां प्रैक्टिकली बोलते हैं 50% ज्यादा, वी कंसीडर टू थिंग्स। वन इज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, सारी चीजें आपके पास हैंड रिटन नोट्स में ना कवर है, एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो हमने क्या चेक करना है कि इन दोनों का मिलाके, इन दोनों का बेसिकली मिलाके अगर 50% से ज्यादा एक कंपनी का दूसरी कंपनी के पास परसेंटेज है, तो उस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, वो कंपनी क्या बन जाएगी, उसकी होल्डिंग कंपनी कहला दी जाएगी और दूसरी वाली उसकी क्या कहलाई जाएगी, सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाएगी। हमारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस चैप्टर के अंदर, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमेशा आपका ये क्राइटेरिया जो है वो 50% पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल वाला ही आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर वाला ही लगता है। मतलब जो थ्योरेटिकल कांसेप्ट है जिससे होल्डिंग बन सकते हैं कि पावर टू कंपोज बीओडी, वो सिर्फ थ्योरेटिकल आपके पास है, वो कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे अप्लाई एज सच नहीं होता। पर अगर कोई मेरे से डेफिनेशन पूछे होल्डिंग सब्सिडरी की, मैं यही बोलूंगा कि एक कंपनी होल्डिंग तभी बनेगी अगर उसका दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर रही है। सो हमारे पास सबसे पहली चीज हमने क्या बात करी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कब बन रही है, दैट इज 50% ज्यादा वोटिंग पावर या पावर टू कंपोज बीओडी। और यहां पे आपके पास कंसोलिडेशन होगी ही तब जब आपके पास ये रिलेशनशिप होगा, तभी इस चैप्टर को वैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कई बार जनरल पार्लेंस में अमंग द स्टूडेंट्स वगैरह हम इसे चैप्टर को होल्डिंग कंपनी भी करके बोल देते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है कई बार इस्तेमाल क्या कर लिया जाता है, होल्डिंग कंपनी भी करके हम अपने पास बोल लेते हैं अमंग द स्टूडेंट्स वगैरह जो आपके बातचीत करी जाती है। ठीक है ना। नाउ हमने क्या करनी है, अपने पास दोनों की कंसोलिडेशन करनी है, किनकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आ रही है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। तो क्या एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे,
एक्स और वाई ने अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाए होंगे ना, सो देयर इज एक्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है और देयर इज वाई लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब उसके अंदर क्या क्या होगा, बैलेंस शीट भी होगी दोनों की, पीएनएल भी होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है और नोट टू अकाउंट भी, दोनों के बने होंगे। ये जो बेटा दोनों अपने अपने चीजें बनाती है उसे हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब जो अकेले अपने बनाए, तो ये आपके पास खिला दिए जाते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है, इनको इकट्ठे करके दिखाना है, और इकट्ठे करके जो हम बोल देंगे उसे क्या बोल देंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके पास बैलेंस शीट को क्या बोल दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पीएनएल को क्या बोल दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड पीएनएल, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड नोट्स टू अकाउंट्स। नाउ यहां पर आपके पास अगर हम बात करें, इनकी बैलेंस शीट आपके पास बनी होगी। हम ये समझने जा रहे हैं कि कंसोलिडेशन कर क्यों रही है। वन इज ऑब्वियसली हमने बोला होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप है, पर वो तो रिलेशनशिप आया तो कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं, पर वाई वी वांट टू डू द कंसोलिडेशन, उससे क्या फायदा होने वाला है, कौन चाहता है कि कंसोलिडेशन करी जाए। सो होल्डिंग कंपनी आपके पास है, उसकी बैलेंस शीट है, और एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है। इसकी अपनी शेयर कैपिटल होगी कुछ, ये पैसा बेसिकली लगाया होगा बाहर के शेयर होल्डर ने, इन्होंने इनकी फिर लायबिलिटीज है, एसेट्स है। एक इधर दिख रही होगी इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट दूसरी कंपनी के शेयर होंगे जो कि कितने परसेंट से ज्यादा होंगे, 50% से ज्यादा होंगे। इस कंपनी के जो शेयर है इन्होंने खरीदे हुए अल्टीमेटली। अब आपके पास अल्टीमेटली जो इस कंपनी का शेयर होल्डर है वो कौन है, होल्डिंग कंपनी है। अल्टीमेटली जो मेन शेयर होल्डर वो कौन है, होल्डिंग कंपनी पे 50% ज्यादा है। तो यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी गई नथिंग बट दी शेयर्स ऑफ दी अनदर कंपनी। अब जो हमारे पास कौन है, ये लोग हैं विच इज द शेयर होल्डर ऑफ दी होल्डिंग कंपनी, ये चाहते हैं कि हम पोजीशन एज अ ग्रुप देखें। अभी इनका जो पैसा है होल्डिंग कंपनी ने कहां लगा दिया, इन्वेस्टमेंट्स करके दिखा दिया बस। तो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दिख रही है, बस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दिख रही है कि हमने 5 लाख 6 लाख 10 लाख के शेयर्स खरीदे हुए, किसके, सब्सिडरी के। पर उस पैसे से अल्टीमेटली कितने एसेट्स बने, कितनी लायबिलिटीज है, क्या क्या चीजें हैं, वो हमें पोजीशन एज अ ग्रुप नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में तो सिर्फ क्या दिख रही है, इन्वेस्टमेंट्स। बट अल्टीमेटली दीज इन्वेस्टमेंट्स आर नथिंग बट दूसरी कंपनी की पूरी बैलेंस शीट है। ठीक है ना, अल्टीमेटली जो चीज आ रही है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी वजह से आ रही है, ताकि जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है, होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स है, उन्हें पोजीशन एज अ ग्रुप पता चल सके, उन्हें एज अ ग्रुप पता चल सके, ऐसे इकट्ठे पता चल सके कि जो हमने पैसा लागत इस बिजनेस में लगाई थी, ठीक है, तुमने वो पैसा दूसरे में लगा दिया, पर हमें बता दो ना इकट्ठे में टोटल के नेट एसेट्स कितने हैं, टोटल फिक्स्ड एसेट, टोटल करंट एसेट, टोटल क्रेडिटर्स कितने। सो द रिक्वायरमेंट टू मेक इज ओनली बिकॉज ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेशन करी जाती है। सो व्हेन वी स्टडी देयर इज अ सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच एक्चुअली सेज कि आपके पास कंसोलिडेशन करनी पड़ती है। जो क्या बोल रहा है, कंसोलिडेशन करनी है अगर होल्डिंग का रिलेशनशिप आ रहा है, इफ देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। और वो किसकी वजह से बनानी पड़ेगी इफेक्टिवली, ताकि वो रिक्वायरमेंट क्यों डली, ताकि जो शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी है ना पोजीशन एज अ ग्रुप है। ये सेक्शन सिर्फ बेटा बता रहा है रिक्वायरमेंट की बनानी है, भाई ये चीजें बनानी है, कंसोलिडेटेड चीज बनानी है, पर बनानी कैसे है उसके लिए देयर इज अ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21। सेक्शन जो है 129(3) वो तो सिर्फ कहता है कि बना दो, पर बनाएंगे कैसे, ऐड कैसे करेंगे, और बाकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो कैसे कवर करेंगे, वो कौन बताएगा, एएस नंबर 21। तो जो प्रोसीजर है कि बनानी कैसे है, दैट विल बी बाय एएस नंबर 21। वो बताएगा हमें, जो हमने पूरे चैप्टर के अंदर बात करनी अल्टीमेटली, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो कंसोलिडेशन करनी है वो करनी कैसे है, अल्टीमेटली करनी कैसे है, वो हमारे को एएस 21 बताने जा रहा है। पर करनी क्यों है, कहां लिखा है, बिकॉज दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आप लोगों को बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हम कोर्स करें तो हमें पता होना चाहिए लिखी कहां पे चीज है, अल्टीमेटली हम क्यों करने जा रहे हैं। सो वाई का रीजन हमारे पास पता होना बड़ा जरूरी है, वो मैं आ जाऊंगा प्रैक्टिकल पोर्शन में, हाउ इट इज टू बी डन, बट वाई इट इज बीइंग डन वो हमें ही नहीं अगर पता होता तो फिर फायदा नहीं चैप्टर करने का। सो वाई इट इज बीइंग डन, सो दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी आर एबल टू व्यू द पोजीशन एज अ ग्रुप, और उन्हें इकट्ठे में पता चल सके कि टोटल में आपके पास एसेट लायबिलिटीज कितने हैं। ये लिखा कहां पे, सेक्शन 129(3) में, पर बनानी कैसे है वो बताएगा एएस नंबर 21। ठीक है ना, यहां तक हमें बात समझ आई अभी के लिए। सो यहां पर इन योर हैंड रिटन नोट्स जब आप अपने पास देखेंगे,
सो वहां पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है, जैसे मैंने आपको कहा। सो यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में, जैसे मैंने बोला था, कंट्रोल की बात आ रही है। अब कंट्रोल आपके पास कैसे आ रहा है बेटा, या तो हमारे पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर जो मैंने कहा, या पावर टू कंपोज बीओडी है, और इन दोनों के बीच में और है। इफेक्टिवली इन दोनों में से कोई एक से आ जाएगा, दोनों नहीं होने की जरूरत, आपके पास दोनों में से कोई एक। तो वो 50% वोटिंग पावर में क्या क्या कवर हो गया, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड कन्वर्टिबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। नाउ एक्स और वाई लिमिटेड हमारी जो है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी मैंने बोल दी, ये हमारी होगी एक तरीके की होल्डिंग और ये होगी सब्सिडरी। इन दोनों की को इंडिविजुअली को क्या बोलते हैं, मैंने क्या कहा था, स्टैंड अलोन। तो यहां अपने पास कुछ वर्ड्स लिख लेना, इन दोनों के इंडिविजुअल को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दीज आर नोन एज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जब इकट्ठे कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच विल बी बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो वगैरह सब आगे, ठीक है। नाउ कंसोलिडेशन आपके पास कर क्यों है, अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट आपका यहीं पे आ जाएगा। सेक्शन 129(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बता रहा है रिक्वायरमेंट टू मेक, कि आपने बनानी है। और बनानी क्यों है, ताकि जो शेयर होल्डर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी है उन्हें पोजीशन एज अ ग्रुप पता चल सके। और दूसरी चीज आ गई, बनानी कैसे है वो कौन बता रहा है, AS 21, दैट इज प्रोसीजर टू मेक या हाउ टू मेक। सो दीज आर दी सर्टेन थिंग्स एज अ स्टूडेंट वी शुड बी अवेयर ऑफ, कि आपके पास बनानी कैसे, ठीक है ना। यहां तक वाली बात हमें क्लियर है, हाँ जी क्लियर है यहां तक बात हमारे पास। नाउ हम अपने पास आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर आपके पास बिल्कुल कंसेप्ट बिल्डर है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक हमारे पास, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपका मदद करेगा आगे हमारे पास जितने भी लेक्चर्स में आगे और बातें होंगी वो तो हम धीरे धीरे और छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करते रहेंगे। नाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड दी चैप्टर एक्चुअली देयर आर 4 एग्जांपल्स व्हिच आई हैव मेड। ये अगर 4 एग्जांपल्स हमें एक एक स्टेप करके आपके पास समझ आ गए तो कहीं ना कहीं चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हर के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाएंगे बट कंसोलिडेशन करते सीखनी है। नाउ सबसे पहला एग्जांपल आपके पास आ रहा है, बैलेंस शीट दे रखी है। टू मेक यू ओनली द अंडरस्टैंडिंग आपके पास हम टी शेप में दे रखी है और हम भी एक बार के लिए समझने के लिए टी शेप में बनाएंगे तो दैट वो इजी टू हो जाए। अगर जब हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट कैसे बननी है आपकी, शेड्यूल 3 के हिसाब से, वो तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगी कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है ना। नाउ लेट्स से इन द बैलेंस शीट होल्डिंग सब्सिडरी, H इज फॉर होल्डिंग मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, S इज फॉर सब्सिडरी। ज्यादातर क्वेश्चन में भी कई बार ऐसे ही करते थे। तो दोनों के फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए, करंट एसेट्स है, शेयर कैपिटल है, क्रेडिटर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या थी जो हमारे पास हमेशा होगी, इन्वेस्टमेंट इन 100% शेयर्स ऑफ दी सब्सिडरी। वैसे तो कंट्रोल 50% से ज्यादा भी आ जाएगा, हम बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड तब भी, पर यहां मेरा सबसे पहला बेस एग्जांपल है तो मैंने क्या बोला 100% है, तो हमने 100% शेयर्स खरीदे हुए 8.5 लाख रुपए के और मुझे कहा बना दो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, हमें कहा बना दो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब हम अपने पास बेटा जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, एक बार सिर्फ यहां देखेंगे अपने पास, नोटिंग अभी मत करना, बता दूंगा कब नोट करना। सो यहां पर अगर मेरे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है तो कंसोलिडेटेड का मतलब तो ऐड करना है ना चीजों को बस, तो एक बार के लिए चलो प्लेन ऐड कर देते हैं। अब जब प्लेन ऐड करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स कितने बन गए 17 लाख, इन्वेस्टमेंट्स आ गई। एक बार वी विल सी कि अपने पास करना क्या है, एक बार जस्ट हम प्लेन एडिंग, तो प्लेन एडिंग करके कितना आ गया, ये 850 है। देन क्या आ गया करंट एसेट्स, ये कितना आ गया 450। शेयर कैपिटल 23 लाख और क्रेडिटर्स 7 लाख। कितना आसान चैप्टर है, और टोटल हो गया हमारा 30 लाख। बस हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो हमारे पास इज इट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो जाना चाहता है वो जा सकता है बिल्कुल। ओके सो क्या सही है हमारे पास ये, सो ऑब्वियसली देयर इज सम, किस चीज का लेके आपके पास अजीब सा लगा, इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली अभी आपके पास इंडिविजुअली जो था होल्डिंग जब अपनी स्टैंड अलोन दिखा रही थी वो कह रहा था हमने 100% शेयर खरीदे हुए किसके, सब्सिडरी के 8.5 लाख रुपए में। अब जबकि उसके शेयर्स कितने हैं 8 लाख की फेस वैल्यू के एक बार के लिए, ठीक है। अब जब मैंने इकट्ठे कर दिया, इकट्ठे जब प्लेन एडिंग कर दिया आपके पास, फिर तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने अपने शेयर्स खरीदे, वो तो आपका बात ही गलत होगी ना। अल्टीमेटली जो है हम यहाँ पे 100% शेयर्स खरीदने का मतलब है 100% वो कंपनी हमारी है। अब अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस दिस इन्वेस्टमेंट। अब जब मैंने इकट्ठे कर दिया
सो इन्वेस्टमेंट तो आपके पास आएगी नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आपके पास आएगी नहीं, दैट विल एक्चुअली बी रिप्लेस विद द नेट एसेट्स ऑफ द अदर कंपनी। उसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे? नेट एसेट से। दूसरी कंपनी के जो शेयर है वो है 8 लाख के, हमने खरीदे 8.5 लाख में, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट से जब खरीदे आपके पास शेयर लेट से, वो हो सकता है मार्केट में कम रेट पे भी चल रहे, ज्यादा रेट पे चल रहे। सब्सिडरी जो कंपनी है, मेन कंपनी, इशूइंग कंपनी, वो तो हमेशा फेस वैल्यू भी दिखा रही है एक बार के लिए, अंटिल उन्होंने प्रीमियम पे इशू करे, वो एक अलग बात है। हमने मार्केट से खरीदे 8.5 लाख में पड़े हमें उनके शेयर जो 100% शेयर है, तो क्या अब मैं दोनों को दिखा दूं? द आंसर इज नो, ऑब्वियसली दिख नहीं सकता ना। तो ये बैलेंस शीट तो पक्का ही पक्का क्या आपके पास गलत है। हमारे पास जो ये वाली आ रही है, ये तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगी? गलत बैलेंस शीट होगी, बिकॉज हमें अपने पास जब कंसोलिडेशन करनी है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास यहाँ पे क्या पैरामीटर्स आपके सारे हमें कैसे अपने पास बनानी है। सो व्हेन वी विल मेक द करेक्ट बैलेंस शीट, अब जब हम अपने पास करेक्ट बैलेंस शीट बनाने की बात करेंगे, सो यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास हमने जी रिप्लेस करना है, हमारी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगी, हमारी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल नहीं आएगी। अगर मैं देखूं फिक्स एसेट्स तो टोटल हो गए दोनों के, वो कितने हो गए? 17 लाख। करंट एसेट्स आ गए, वो कितने के आ गए? 4.5 लाख है। शेयर कैपिटल सिर्फ किसकी आ गई? होल्डिंग की, विच इज ऑफ 15 लाख। क्रेडिटर्स आ गए कितने? 7 लाख। क्या बैलेंस शीट मैच कर रही है? ऑब्वियसली नहीं करेगी। द रीजन मीन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू थी 8.5 लाख और जबकि शेयर कैपिटल कितनी है? 8 लाख। तो आपके पास 50,000 का डिफरेंस आ गया। इट इज नथिंग बट सिंपली, जैसे हम अपने पास बात करते हैं कि हमने 8.5 लाख रुपए देके 8 लाख की नेट एसेट बेसिकली खरीदे, तो मेरे पास 50,000 एक्स्ट्रा किस चीज के दिए? हम बेसिकली डिफरेंस क्या बोलते हैं? गुडविल। और अगर मैंने कम पे खरीदे होते तो कैपिटल जब हमेशा की तरह वही यहां पे चीज आ रही है। तो हमारे पास जो डिफरेंस बना, वो डिफरेंस क्या बना बेटा? गुडविल आ गया आपके पास। और कितनी वैल्यू की गुडविल आ गई? 50,000। हमारे पास गुडविल आ गई 50,000 पे। अब क्या बैलेंस शीट में आपको सैली कर रही है? यस, अल्टीमेटली हमारे पास हो क्या रहा है, जैसे हमने अपने पास बात करी थी, हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास है 8.5 लाख। इसके बदले हमने दूसरी कंपनी के क्या खरीदे? जो कंपनी है उसके क्या खरीदे हमने? बेसिकली शेयर्स। शेयर्स इज नथिंग बट द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी आपके पास जो है, अब ये सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं हमारे पास? 8 लाख। दैट इज नथिंग, आपने क्या बोला? शेयर कैपिटल। ये नेट एसेट्स निकालने के दोनों तरीके। अब तरीका आपके पास क्या है? या तो आप बोल दो एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, विच इज 10 लाख के एसेट्स है। हमारे पास एसेट कितने टोटल के? 10 लाख। तो टोटल एसेट्स है 10 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख। तो हमारे पास इसे कहने का तरीका आपके पास क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटीज। या हमने बोल दिया शेयर कैपिटल अभी के लिए अकेला। तो इफेक्टिवली मैंने 8.5 लाख रुपए पे करके 8 लाख के नेट एसेट्स खरीदे। 8.5 लाख रुपए पे करके 8 लाख के नेट एसेट्स खरीदे। सो दैट मींस 50,000 एक्स्ट्रा इज मेंट फॉर दी गुडविल। सो 50,000 एक्स्ट्रा आ गया आपके पास गुडविल वैल्यू। अगर यही हमने पैसे लेट से 780 दिए होते, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 780 होती, तो 20,000 का क्या रहता? कैपिटल जब आ जाता हमारे पास। सो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई एज द वैल्यू ऑफ गुडविल, और वो बैलेंस शीट में लगी और हमारे पास बैलेंस शीट विल गेट टैली। सो ये टोटल में कितना आ गया बैलेंस शीट का हमारा? 22 लाख। अगर हम यहां पे देखें, हम एक अकाउंटिंग एंट्री डाल रहे हैं अल्टीमेटली, जो वाइल डूइंग द कंसोलिडेशन कौन कर रहा है? होल्डिंग कंपनी। वो बनाने जा रही है स्टैंड अलोन, तो उसने बनाई, वो बनाने जा रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ सेक्शन 129(3), ताकि जो शेयर होल्डर्स ऑफ दी होल्डिंग कंपनी उन्हें पोजीशन एज अ ग्रुप दिख सके। अब जब वो कंसोलिडेशन करने जा रहे हैं, दे आर रिप्लेसिंग द इन्वेस्टमेंट्स विद द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी। तो उन्होंने यहां पे एक एंट्री डाली। वो एंट्री क्या डाली बेटा? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स्ड एसेट दूसरी कंपनी के कितने थे? सब्सिडरी के 7 लाख। करंट एसेट कितने थे? 3 लाख। क्रेडिटर्स कितने थे? 2 लाख। और हमारी किताब में इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 8.5 लाख। तो इस एंट्री में डिफरेंस आ गया क्या? गुडविल अल्टीमेटली कितने का?
50,000 का। तो हमारी किताब में हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया विद द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी, और उस केस में जो ये डिफरेंस बना हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ गया, प्लस आया तो गुडविल, माइनस आएगा तो कैपिटल। अभी हम धीरे धीरे अपने पास कंसेप्ट बिल्ड करते चलेंगे। अभी मैंने सबसे बेसिक आपके पास एग्जांपल की यहां पे बात करी, वेयर इन आई हैव सेड कि हमारे पास 100% शेयर थे। शेयर्स कितने थे, 100%। अभी मैं वो परसेंटेज तो कम भी हो सकती है, जरूरी तो ना 100% होगी, क्योंकि कम पे भी आपका होल्डिंग का रिलेशनशिप आ जाएगा। सो एक बार इसे अपने पास अभी नोट कर लो, अपने पास जो है क्या डिफरेंट, नहीं बैलेंस शीट से क्या चीज निकालो, नहीं वो तो आपके पास ये बहुत प्लेन आ गया, वो तो मैं आपके पास यहां से अभी हम धीरे धीरे बिल्ड करते चलेंगे। अभी तो आप अपने पास जैसे मर्जी बोलो, अब तो आप सिंपली बोल दो अकेला शेयर कैपिटल, एक बार के लिए आपने बोल दिया जाए, पर शेयर कैपिटल में रिजर्व्स भी ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि नेट एसेट निकालने के दो तरीके, देयर इज अ लायबिलिटी अप्रोच, देयर इज ऑलवेज अ एसेट अप्रोच। अब एसेट अप्रोच क्या बोल रही है, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। लायबिलिटी अप्रोच क्या बोल रही है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर दो। तो हमारे पास दोनों तरीके एक ही बात है, हम उसको रिप्लेस करें ना। अल्टीमेटली जो मैंने 8.5 लाख के खरीदे बिजनेस को दूसरे को, उसके बदले हमें क्या है उस कंपनी के 8 लाख के नेट एसेट्स, तो मेरे 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा किस चीज के दिए, गुडविल के दिए हमने, ठीक है ना। सो ये हमारे पास एसेट माइनस लायबिलिटीज नेट एसेट्स आ गया। अब हम धीरे धीरे ऐड करते चलेंगे, बिकॉज ये 4 एग्जांपल्स में अपने पास हम सीखते जाएंगे चीजें। अभी हमने पहले एग्जांपल में सिंपल सी बात सीखी, 100% था, क्योंकि अगले एग्जांपल में 100 से मैं कम ले जाऊंगा, फिर हम और चीजें थोड़ी थोड़ी बिल्ड करते जाएंगे, 4 एग्जांपल में कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे। सो यहाँ 100% था, प्लेन एडिंग करी, बट इन्वेस्टमेंट्स गेट एलिमिनेटेड विद द कैपिटल, उसको रिप्लेस किससे कर दिया, नेट एसेट से, और डिफरेंस जो एंट्री का बना वो क्या बन गया, गुडविल या कैपिटल। वो यहां पे हमारे पास गुडविल आ रहा है, ठीक है ना। और अकाउंटिंग एंट्री ये डल रही है हमारे पास। इफेक्टिवली जब हम किसी कंपनी को खरीदते भी हैं तो भी तो यही एंट्री डाल रहे थे ना, अल्टीमेटली नेट में एंट्री तो यही आ रही थी ना, कि एसेट्स आ रहे, लायबिलिटीज आ रहे, उसके बदले हमने कितने पैसे दिए वर्सेस अगर ज्यादा दिए तो गुडविल, कम दिए तो कैपिटल, जो आपके पास नॉर्मल स्टैंड। ये वाला हो गया हमारे पास एग्जांपल हो, हाँ जी सबका हो गया, एनीवन किसी में चल रहा होगा। हाँ जी नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 पे आएंगे बेटा। मुझे बताएंगे डिफरेंस पिछले एग्जांपल से किसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक चीज चेंज करी है, 80% शेयर्स, सिर्फ एक चीज आपके पास फर्क आ रहा है, दैट इज दी 80%। नाउ वी हैव टू मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पहले सिर्फ जरा एक बार के लिए देखिए, और अपने पास नोटिंग अभी मत करना आगे। हम अपने पास अब यहां पर अगर खरीदने की बात करें तो हमारे पास लॉजिकली 80% नेट एसेट्स आ रहे हैं उसके। तो अगर मैं बात करूं फिक्स एसेट्स जैसे है, हमारे खुद के कितने फिक्स एसेट्स, 10 लाख, और सब्सिडरी के कितने खरीदे, 80% है। अल्टीमेटली हम 80% रिप्लेस करेंगे ना, अभी 80% है एक बार के लिए। जस्ट जो मैंने पिछले में सिखाया उसी के साथ एड ऑन करके बात करूं, क्योंकि अब यहां पे हमने कितने परसेंट बिजनेस खरीदा, 80%, तो मैं 80% नेट एसेट्स लेके आ रहा हूं ना, तो ये कितनी वैल्यू बनी 80%, 560, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके पास करंट एसेट्स आए बेटा। अब करंट एसेट्स में हमारे कितने हैं, 150, 80% सब्सिडरी के विच इज 240। सो चाहे वैल्यूज एक बार के लिए चलो लिख देते हैं, यहां पे 1560 बनी, ये कितनी आई 390, ओके। देन इधर शेयर कैपिटल आ रही है 15 लाख हमारी आने में तो सिर्फ। देन कम्स द क्रेडिटर्स विच इज 5 लाख प्लस 80%, 160,
तो टोटल कितना हो गया 660, ठीक है ना। नोटिंग प्लीज मत करना, कुछ बच्चे लगे हुए नोटिंग करने में साथ साथ में। हाँ जी, सो यहां पर अब अगर हम देखें अगेन एंट्री का डिफरेंस जो बन रहा होगा वो गुडविल या कुछ कैपिटल से भरा होगा। सो अगेन यहां पे देखते हैं हमने इन्वेस्टमेंट कितने में खरीदी बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे कितने परसेंट में, हमने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे 80%, पर पैसे कितने दिए 8.5 लाख, और उसके बदले मेरे पास अब कितने परसेंट नेट एसेट्स आ रहे 80%, 80% नेट एसेट्स है ना, वो 80% नेट एसेट, पिछले में तो 100% आ रहे थे, तो 8 लाख थे, यहां पे वो 80% है, तो या तो 10 लाख माइनस 2 लाख का 80% कर दो, या जो शेयर कैपिटल है 8 लाख उसका 80% कर दो, बात तो एक है ना, शेयर कैपिटल कितनी थी 8 लाख, या तो उसका कर दो तो 640। सो हमारा क्या बन गया, गुडविल आ गया 210। तो ये गुडविल हमने बैलेंस शीट में दिखा दी 2,10,000। क्या बैलेंस शीट टैली करके करी जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अल्टीमेटली आपके पास, हाँ जी, बैलेंस शीट मैच हो रही है अल्टीमेटली। तो हमारे पास हमने अब इस वाले में क्या सीखा एक बार अभी तक, अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे। अभी तक हमने बात करी कि हमने यहाँ पे 80% शेयर्स खरीदे, तो हमने उस इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया विद द 80% नेट एसेट्स ऑफ द अदर कंपनी। तो 80% फिक्स्ड एसेट, 80% करंट एसेट, 80% क्रेडिटर, और इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, और जो डिफरेंस बना उसको क्या दिखा दिया, गुडविल अगेन। इट मे बी कैपिटल, इट मे बी गुडविल, ज्यादा दिए पैसे की कम दिए, तो उससे आपका फर्क पड़ेगा। नाउ AS 21 हमारे पास कहता है इन इंडिया वी अडॉप्ट 100% कंसोलिडेशन। हम क्या फॉलो करते हैं 100% कंसोलिडेशन, चाहे मेरी होल्डिंग कम भी है, होल्डिंग तो 50% से ज्यादा पे आ जाएगी, 51% पे भी आ जाएगी, पर हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय ऐसा नहीं करेंगे 80% वगैरह करेंगे, हम क्या करेंगे अपने पास पूरा 100% ही लेके आएंगे, पूरा 100% लेके आएंगे। अब जब 100% लेके आएंगे तो 20% और आ गया, या मैं पूरा ही लिख देता हूं। अब जब हम पूरा पूरा लिखेंगे एक बार के लिए तो पूरा कितना बना हमारे पास, या अगेन पूरे पूरे आ गए। सो दिस वैल्यू सब्सिडरी की कितनी थी बेटा 7 लाख, दैट इज 17 आ गया। करंट एसेट्स कितने थे सब्सिडरी के 3 लाख, विच इज 450। क्रेडिटर सब्सिडरी के कितने थे 2 लाख, तो कितना आ गया 7 लाख। नाउ ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। देखो गुडविल तो बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि हमने खरीदा कितना परसेंट बिजनेस है 80%, बट हमने 100% कंसोलिडेशन करी बिकॉज ऑफ AS नंबर 21। तो वो कहता है जितने नेट एसेट्स ओन्ड नहीं है बाय दी होल्डिंग, जितने नेट एसेट्स ओन्ड नहीं है, उसे हम एक नाम दे देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसे नाम क्या देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वो धीरे धीरे समझ आएंगे, वर्ड भी आपके दिमाग में बैठते रहेंगे। वो अगर मैं सीधा ही मेन क्वेश्चन पे आऊंगा, सारी चीजें एक बार बोलूंगा आपको समझ आएगी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आई क्यों रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि देयर आर सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट एसेट व्हिच आर नॉट ओन्ड बाय दी होल्डिंग। अगर मैं अपने पास उतनी ही परसेंट कंसोलिडेशन करता, पार्शियल कंसोलिडेशन करता, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नामक कभी आना ही नहीं था। अब हमने करनी है 100% कंसोलिडेशन, तो जितने परसेंट तो नेट एसेट मैंने एक्वायर कर रखे थे वो तो मैंने अपने पास इन्वेस्टमेंट को हटाया, एंट्री का डिफरेंस गुडविल कैपिटल ऑफ डाला, और उसके नेट एसेट्स आगे 80%, और जो 20% हिस्सा है विच विल ऑलवेज बी लेस देन 50%, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसकी परसेंटेज तो हमेशा 50% से कमी होगी ना प्रैक्टिकली, अंटिल अनलेस की पावर टू कंपोज बीओडी की वजह से होल्डिंग बन रहा है, नहीं तो हमेशा 50% से कमी होगी, इसलिए नाम क्या रख दिया माइनॉरिटी। तो होल्डिंग तो हम बोल देते हैं मेजॉरिटी, और इसको बोल दिया हमने माइनॉरिटी, क्योंकि 50% से हमेशा शेयर क्या है कम है, कभी क्वेश्चन में 20 होगा, कभी 30 होगा, कभी 10% होगा, वो हमेशा 50 से कम ही होगा। तो ये जितने परसेंट नेट एसेट्स हमारे ओन्ड नहीं है बाय दी होल्डिंग, उसे हम क्या बोल देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा 20% बन गया, विच इज कितना बनेगा 8 लाख का 20%, बिकॉज नेट एसेट 8 लाख थे, तो 8 लाख का 20% इज 160। तो मेरे पास बैलेंस शीट विल गेट करेक्ट।